चलिए बच्चों, मैं आपको एक सवाल कराता हूं, सिर्फ इस बात का कि एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर है क्या। आपके पास बड़ा ये कोई ड्राइवर सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास बड़ा 10 ओम, और आपके पास ये बड़ा कोई वायर है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर का ये वाला जो कोना है ये आपके पास ए है, ये वाला कोना आपके पास बड़ा बी है। इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है, मुझे सवाल के अंदर दे रखा है, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 100 ओम, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो मुझे दे रखी है 20 मीटर। अच्छा, ड्राइवर सेल जो है बेटा, इसका ईएमएफ आपके पास 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ बेटा। करंट आएगा ऐसे, ये आपका पुट, ठीक। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ बेटा। करंट को व्यवहार के लिए आई लिखता हूँ। सवाल फाइंड, सबसे पहले बेटा आई निकालो। दूसरा सवाल, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकालो, मतलब VA माइनस VB निकालो। और तीसरा सवाल, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। चौथा सवाल बेटा, यहां कहीं कोई पॉइंट है C जो यहां से 8 मीटर दूर है, यहां कहीं बड़ा कोई पॉइंट है D जो यहां से 3 मीटर दूर है। चौथा सवाल है फाइंड VA माइनस VC। पांचवा सवाल है बेटा फाइंड VC माइनस VD। छठा सवाल है VD माइनस VB। और सातवां सवाल है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट दिस पोटेंशियोमीटर कैन मेजर। ये पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है वो बता। सबसे पहले बेटा करंट आएगा ऐसे। करंट की वैल्यू विल बी, कितना ईएमएफ है 50 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10 ओम ये और 100 ओम ये, दैट कम्स आउट टू बी 110 ओम। आई थिंक दैट इज 5/11 वोल्ट पर ओम इज ऑफ कोर्स एम्पियर। इतना करंट है। पहले वाले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल बेटा, व्हाट इज VA माइनस VB। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ए से बी तक कितना करंट है डिवाइड बाई यहाँ से तक का रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ से तक का रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो आप कह सकते हो कि दैट इज ऑफ कोर्स 5/11 इंटू 100, दैट इज 500/11 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग मेजर कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो Vmax। ले बेटा, सातवें सवाल का भी आंसर आपका आ चुका है। दूसरे के बाद चुका है, सातवें के बाद चुका है। तीसरा सवाल मुझसे पूछा गया, बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। ए से बी तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए से बी तक सेपरेशन कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 500 डिवाइड बाई 11 वोल्ट। डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, बड़ा 25/11 आ गया होगा ऑफ कोर्स वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया है। मुझसे पूछा गया है कि ए से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब मुझे पता है कि इस पूरे के पूरे वायर में हर 1 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 25/11 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका अर्थ ये है कि हर 1 मीटर की लेंथ पर 25/11 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि इस 8 मीटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VC, बट दैट विल बी x इंटू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। x कितना है, x हम निकाल चुके हैं, दैट इज 25/11 वोल्ट पर मीटर इंटू ऑफ कोर्स 8 मीटर। 25 इंटू 8 बड़ा 200/11 वोल्ट। ये VA माइनस VC है। कोई मुझसे पूछे कि VC माइनस VD कितना है, हम बड़े आराम से बोल सकते हैं
VC माइनस VD, बेटा VC माइनस VD विल बी अगेन यहाँ से तक बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट है मेरे पास 25/11 वोल्ट पर मीटर इनटू यहाँ से तक की लेंथ, बेटा यहाँ से तक लेंथ है 3 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट बी 75/11 मीटर। बेटा मुझसे पूछेगा कि VD माइनस VB कितना होगा, बेटा VD माइनस VB, बेटा पहले लेंथ देखो कितनी है, बेटा मेरे ख्याल से वह लेंथ तो 9 मीटर हो गई, टोटल 20 मीटर थी, उसमें से 11 मीटर ये होगी, बेटा 9 मीटर ये होगी, तो आप VD माइनस V बड़े आराम से कह सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज 25/11 मल्टीप्लाइड बाय 9 वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर, बड़ा आपका आंसर आ गया वोल्ट में। ये भी हो गया, सारे सवाल हो गए बेटा अपने बड़े आराम से। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि पोटेंशियोमीटर है क्या, कैसे काम करता है, वो हमने अभी तक नहीं सीखा, बड़ा धीरे धीरे हम उसको भी सीखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा कि एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर होता कैसे। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये इतना से बड़ा आपका पोटेंशियोमीटर है, जिसमें से ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये आपका ड्राइविंग सेल है, ऑफ कोर्स बीच में तार के पास कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको कई जगह बड़ा प्राइमरी सर्किट भी कह रखा होता है, प्राइमरी सर्किट भी बोल रखा होता है। ठीक, कैसे काम करता है बड़ा इसको भी हम देखेंगे। यहां तक बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लास्ट क्लास में ये देख रहे थे कि एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर होता क्या है। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हम पोटेंशियोमीटर किस तरह से यूज़ करेंगे। वैसे मैं पहले क्लियर कर दूं कि पोटेंशियोमीटर काम क्या आता है। पोटेंशियोमीटर का बेसिक काम तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। हालांकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया और किसी सर्किट का रेजिस्टेंस पता तो करंट भी निकाल सकता है, लेकिन जो बेसिक काम है, जो प्राइम काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो मेजर यूज है इट इज यूज्ड to find potential difference। किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका मेजर वर्क है, मेन काम है। ठीक है बच्चों, कैसे काम करता है सुनना, मेरी बात सुनना। जैसे मान लो बेटा कि हम किसी दुकान पर चीनी लेने के लिए गए। अब चीनी लेने के गए तो उस चीनी को तोलने के लिए दुकान में दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक तो आपकी वेइंग मशीन। वेइंग मशीन वाले केस में आपने देखा होगा कि बड़ा एक वेइंग मशीन होती है, उसके ऊपर इस तरह से एक पैन पड़ा होता है और उस पैन के अंदर हम लगातार चीनी डालते रहते हैं और ये वेइंग मशीन ऐसे कोई ना कोई रीडिंग दिखाई थी कि ये 1 किलो हो गई है, 2 किलो हो गई है, ऐसा सिंपल रीडिंग दिखाई थी। आपने शुगर डाली और ये एग्जैक्टली वेइंग मशीन जो है वो कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा देगी कि ये शुगर 1 किलो है, 2 किलो है, 1.3 kg है, 1.35 kg है, जो भी है ये वेइंग मशीन एक तरह से एब्सोल्यूट रीडिंग दे देगी हमें, एक तरह से हमें एब्सोल्यूट रीडिंग दे देगी। हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके अंदर अगर देखें तो वोल्ट मीटर और अमीटर जो थे वो भी हमें एक तरह से एब्सोल्यूट रीडिंग्स ही दे रहे थे। तो हमारा जो वोल्ट मीटर है या फिर हमारा जो अमीटर है ये भी एक तरह से हमें एब्सोल्यूट रीडिंग से दे रहे थे कि जैसे ही किसी सर्किट के अंदर से करंट निकालना हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उस सर्किट के अंदर हम अमीटर या वोल्टमीटर को सीरीज़ में या पैरेलल में लगा दिया करते थे और उसके अंदर कोई एक बड़ा एक डायल होता है, एक क्लॉक टाइप होती है, वो एग्जैक्टली बता देगा कितना करंट और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बिल्कुल वैसे से वेइंग मशीन बता देगी कितनी चीनी है। लेकिन इसी चीनी को तोलने का एक पुराना तरीका भी है ना, आप लोगों ने शायद कई लोगों ने देखा होगा, दैट इज बड़ा ऑफ कोर्स और बैलेंस। तराजू में क्या होता है एग्जैक्टली सुनना बेटा। तराजू के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह का जुगाड़ होता है, इस तरफ आपके पास एक बैलेंस में इस तरह से, इस तरफ आपके पास एक नॉन मास पड़ा होता है, एक बड़ा जैसे मेरे ख्याल से हिंदी में कहें तो बाट पड़ा होता है, 1 किलो का 2 किलो का। मान लो आपको 1 kg शुगर चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो नॉन वेट रख दिया, दिस इज योर नॉन वेट। ये ऐसा वेट है जो आपको पहले से पता है और राइट साइड में मैं वो रखूंगा जो मुझे मेजर करना है, तो मैंने राइट साइड में शुगर रख दी। अब बीच में बड़ा यहां पर एक निडल होगी। अगर निडल इस तरफ है तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये कि ये 1 kg ज़्यादा है और शुगर कम है, तो मैं क्या करूँगा कि शुगर लगातार इसके अंदर और मिक्स करता जाऊँगा।
मिक्स करता जाऊंगा। जैसे 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 शुगर मिक्स करता जाऊंगा वैसे वैसे निडल लगातार इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी। कभी ना कभी निडल जो होगी वो बिल्कुल बीचों बीच आएगी। जैसे ही निडल बिल्कुल बीचों बीच आ गई, हम बोल देंगे कि हमारा एक तरह से ये बैलेंस हो गया, हमारा तराजू एक तरह से बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब ये है कि दिस इक्वल टू दिस, कि दिस अननोन वेट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वेट। जैसे इस केस में तो इसने एब्सोल्यूट बता दिया, कंपेयर नहीं किया। इस वाले केस में हमने कंपेयर किया है कि इस शुगर का जो वेट है वो इस नॉन वेट के बराबर है। तो जैसे निडल बिल्कुल बीचों बीच आ गई, तो जैसे ही बैलेंस हुआ, बैलेंस का इंडिकेशन ही यही है कि हमारा जो अननोन वेट है, हमारा जो अननोन वेट है वो हमारे नॉन वेट के बराबर है। और नॉन वेट कितना है बेटा, ऑफ कोर्स वो उस वेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों तरीके जो है वो शुगर को वेट करने के या शुगर के मास को बताने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ये एक तरह से एब्सोल्यूट रीडिंग दे रहा है बिना किसी कंपेरिजन के, ये कंपेरिजन कर रहा है, और ये दोनों बराबर हैं। ये किससे इंडिकेट हो रहा है, बीच में एक निडल लगी होगी, वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाए तो इट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, और ये हमें पहले से पता है। तो हम कह देंगे कि इस शुगर का वेट भी 1 kg है अगर आपका ये बड़ा निडल बिल्कुल बीचों बीच आ गया है। तो मेरे ख्याल से बड़ा आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो इस केस में अगर देखो तो हमने जो मेजर किया है ना, ये सारा का सारा कंपैरिजन बेस्ड है, ये सारा का सारा मामला कंपैरिजन बेस्ड है। इसी तरह से हमारा जो पोटेंशियोमीटर जो है ना, वो भी एक तरह से कंपैरिजन बेस्ड रीडिंग करेगा। वो एब्सोल्यूट नहीं बताएगा, वो कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर जो ना, इट इज कंपैरिजन बेस्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बड़ा हमारे पास एक तरह से कंपैरिजन बेस्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो हमारा वोल्टमीटर और अमीटर था वो कंपैरिजन बेस्ड नहीं थे, वो एब्सोल्यूट बता रहे थे। ये क्या बता रहा है, कंपैरिजन बेस्ड कि दिस इक्वल्स टू दिस, और जो नोन होगा वो पहले से पता होगा, तुम्हारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। चलो अगले पेज पे चलते हैं। चलिए बेटा, ठीक है बेटा। सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। While using it, बेटा पोटेंशियोमीटर को अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अगर यूज करूंगा तो उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, सुनिएगा आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया से बेटा देखना। ये तो हमारा पोटेंशियोमीटर, ये उसका ड्राइवर सेल, ये जो भी आपका सर्किट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर। फेयर एनफ। ये ड्राइवर सेल का ईएमएफ ईडी, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपके पास आर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस लेट्स बेटा आपके पास कैपिटल आर। इस पॉइंट को मैंने एक बार के लिए ए बोल दिया है, इस पॉइंट को मैंने एक बार के लिए बी बोल दिया। ये जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियोमीटर है इसको हम प्राइमरी सर्किट कहेंगे, इसे हम एक बार के लिए प्राइमरी सर्किट कहेंगे। अब हमें बहुत सारी बातें पहले से पता है कि जैसे इस सर्किट में करंट कितना होगा, बड़ा करंट होगा ऑफ कोर्स एडी अपॉन आर प्लस आर। बेटा यहां से तक जो तार है उस पूरे तार की जो लंबाई है लेट से कैपिटल एल है। मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज ई अपॉन आर प्लस आर इनटू कैपिटल आर। मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम शायद वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज ऑफ कोर्स वी ए माइनस वी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस आने में कितना सेपरेशन लगा है, एल। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर अपॉन एल।
दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मान लो, सुनना बेटा इस बात को, कि इस डब्बे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, कोई सर्किट पड़ा है, कोई मतलब अरेंजमेंट पड़ा है, बैटरी भी हो सकती है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, और मुझे इस डब्बे के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बस मुझे ये पता है कि ये वाला हायर पोटेंशियल है और ये वाला लोअर पोटेंशियल है, मुझे इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। तो हायर पोटेंशियल को जोड़ दो ए से और लोअर पोटेंशियल को जोड़ दो गैल्वेनोमीटर से, और फिर एक वायर के थ्रू आप इसको पोटेंशियोमीटर वायर पर लगातार रन करा सकते हो। सुनते रहना मेरी बात, सुनते रहना। ये वाला पॉइंट जो बेटा हमारे पोटेंशियोमीटर वायर के साथ घुमा फिरी कर रहा है, इस पॉइंट का हम एक नाम स्पेशली निकाल सकते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज जॉकी। इस पॉइंट में लगातार ऐसे 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 चला रहा हूं। मान लीजिए बेटा, लेट्स से मान लीजिए कि कभी ना कभी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है, कभी ना कभी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो कभी जीरो हो गई। गैल्वेनोमीटर की अगर रीडिंग जीरो हो गई, इसका मतलब यहां पर करंट जीरो हो गया। कब जीरो होगी? जब मैं इस जॉकी को लगातार मूव कराऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा। कभी ना कभी जॉकी की एक ऐसा पॉइंट पे आएगा, कभी ना कभी हमारा जो जॉकी है ये कभी ना कभी ऐसे पॉइंट पे आएगा जब गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाएगा जीरो। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट हो गया जीरो, इस पॉइंट का हम एक नाम निकाल देंगे, स्पेशल नाम निकाल देंगे बेटा। दिस पॉइंट इज नोन एज योर नल पॉइंट। और यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो हम बेटा यहां पर एक मीटर स्केल लगा रखी होगी, उससे मेजर कर लेंगे। इस लेंथ का हम एक नाम निकाल देंगे बेटा, दैट इज बैलेंसिंग लेंथ। दिस इज बैलेंसिंग लेंथ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बैलेंसिंग लेंथ कब बोला है बेटा? बैलेंसिंग लेंथ उस पॉइंट को बोला है जिस पॉइंट पर बेटा मैं जॉकी को चलाते पहुंच जाऊं कि गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू जीरो हो गई है, जिस पॉइंट पे जीरो हो गई उस पॉइंट का नाम निकाल दिया नल पॉइंट, और इस लेंथ का नाम निकाल दिया हमने बैलेंसिंग लेंथ। अब मेरी बात आराम से ध्यान से सुनना बेटा। अगर इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल एक बार के लिए जीरो ले लूं, कहीं का भी जीरो ले सकता हूं, तो बेटा करंट आ रहा है ऐसे, इधर तो करंट जा नहीं रहा, इसमें तो करंट है नहीं, तो बेटा इसमें भी कोई करंट नहीं है। जब बैलेंस हो जाएगा तब बेटा यहां पर कोई करंट नहीं है, यहां करंट नहीं है तो यहां भी करंट नहीं है। यहां का पोटेंशियल अगर जीरो है और करंट अगर यूं जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में करंट के अगर अपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। सर यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल बढ़ेगा? कोई भी समझदार बच्चा होगा वो बोलेगा सर पोटेंशियल बढ़ेगा x इंटू एल। एक्स क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एल क्या है? यहां से तक की लेंथ। x क्या है कि पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एल लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? x इंटू एल। तो इसका मतलब यहां से तक पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़ेगा? x इंटू एल। अब यहां पर अगर करंट नहीं है तो यहां पर भी करंट नहीं होना चाहिए, तो अगर यहां का पोटेंशियल x इंटू एल तो यहां का पोटेंशियल भी x इंटू एल। बड़ा मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है v, और ये v ही मुझे मेजर करनी है। तो चलो, यहां का पोटेंशियल x है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाऊंगा तो v घटेगा, तो यहां का पोटेंशियल बड़े आराम से मैं कह सकता हूं कि दैट इज xl माइनस v। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां का पोटेंशियल xl, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाऊंगा तो v पोटेंशियल घटेगा। xl में से अगर v घटाया तो यहां का पोटेंशियल आ गया xl माइनस v। अब यहां का पोटेंशियल है xl माइनस वी और यहां का पोटेंशियल है जीरो, तो करंट की जो वैल्यू आनी चाहिए बेटा वो आनी चाहिए xl माइनस वी माइनस जीरो अपॉन बेटा यहां से तक जो भी सर्किट है उसका रेजिस्टेंस। अब ऑफ कोर्स बेटा गैल्वेनोमीटर लगा तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, लेकिन हम जानते हैं करंट की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो अपना बेटा बिल्कुल बीचों बीच आ चुका है। गैल्वेनोमीटर बीचों बीच आया था, तभी तो हमने कहा था कि ये वाला पॉइंट आपका नल पॉइंट है और ये जो लेंथ आपकी बैलेंसिंग लेंथ है। अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इसका मतलब xl माइनस वी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, और xl माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स दैट दिस v शुड बी इक्वल टू xl। It means that कि this v should be equal to x into l। इसका मतलब बिल्कुल जैसे ही गैल्वेनोमीटर बेटा बिल्कुल बीचों बीच आया, it means that this should be equal to this।
दिस शुड बी इक्वल टू दिस। बिल्कुल जैसे से तराजू के अंदर आपकी निडल बिल्कुल बीचों बीच आई, इसका मतलब दिस अननोन वेट इज इक्वल्स टू दिस नोन वेट। एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर गैल्वेनोमीटर में जैसे निडल बिल्कुल बीचों बीच आई, इट मींस दैट दिस नॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो नॉन ही है, ये तो नॉन ही है, दिस नॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू दिस अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। सो एज यू कैन सी दैट इट इज कंपेयरिंग। बेटा क्या कर रहा है ये? कंपेयर कर रहा है, ये कर रहा है कंपेयर। समझ गए बेटा इस बात को? आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से हल्का फुल्का दिमाग में आपके बैठना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए बच्चों, मैं एक बार इस बात को हल्का सा वापस से कंपाइल करता हूं कि एग्जैक्टली हमने क्या सीखा। अगर हमारे पास ये कोई पोटेंशियोमीटर है, ये तो बड़ा आपका प्राइमरी सर्किट, ये आपके पास बड़ा कोई पॉइंट ए, ये बड़ा आपके पास कोई पॉइंट बी। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम प्राइमरी सर्किट कहेंगे। ये एक तरह से तराजू का जो नॉन वेट है ना, जो पहले से हमें बाट पता है कि 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, एक तरह से ये वो है। और इसके साथ में हमने उसे लगाया जिसे हमें पता करना है, जिसे बड़ा हमें पता करना है इसका हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, लेट्स से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज V। और मैंने लगाया यहां पर एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर से जो वायर आया बेटा, इस वायर को मैं यहां से चलाते 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 मूव कराता रहा। कब तक मूव कराता रहा? जब तक बेटा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो ना हो जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो हो गया, इसका मतलब ये हमारा जो सारा का सारा पोटेंशियोमीटर है बैलेंस्ड हो चुका है। इस पॉइंट का हमने नाम निकाल दिया है नल पॉइंट, और यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने बोल दिया बैलेंसिंग लेंथ। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है बेटा? ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलेंगे, और ये सर्किट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें एग्जैक्टली पता करना है, इसको हम सेकेंडरी सर्किट कहेंगे बेटा। इसे हम सेकेंडरी सर्किट कहेंगे। फेयर इनफ। और हमने फाइनली ये सीखा कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास V शुड बी इक्वल टू x इंटू L। जिस तरह से हमारे तराजू के अंदर बिल्कुल बीचों बीच अगर निडल आ गई तो दिस नॉन वेट इज इक्वल्स टू दिस अननोन वेट। एग्जैक्टली उसी तरह से गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो आ गया तो इट मींस दैट कि दिस नॉन पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। एज सिंपल एज दैट। और सबसे अच्छी बात बेटा यहां पर यह है कि हमारा ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट है, इसके अंदर बेटा करंट की वैल्यू तो जीरो है, यहां पर भी बेटा करंट की वैल्यू जीरो है। जैसे ही आपका सारा का सारा अरेंजमेंट बैलेंस हो जाएगा, जब ये नल पॉइंट आ जाएगा, उस टाइम यहां भी करंट जीरो होगा और यहां भी करंट जीरो होगा। और अगर यहां करंट जीरो होगा और यहां करंट जीरो होगा तो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये मेजर कर पाएगा। अदरवाइज याद कीजिए कि वो आपका जो वोल्टमीटर था उसके अंदर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर लगाते ही बेटा आपका आर इक्विवेलेंट वगैरह चेंज हो जाया करता था, और आप जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना मेजर करना चाहते थे उससे हल्का सा कम आप कर पाते थे। लेकिन यहां पर तो करंट जाएगा ही नहीं इसमें से, और अगर करंट नहीं जाएगा तो इस केस में हम एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो एक तरह से हमारे वोल्टमीटर वगैरह के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट है। फेयर इनफ। अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लैब वगैरह में करते हैं तो खास तौर से बेटा जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि बेटा मान लीजिए कि जॉकी को मैं ए से चलाते 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 बी पर ले आया और मुझे नल पॉइंट मिला ही नहीं। What may be the reasons? What may be the reasons? If we slide the jockey from A to B, comma, we never found a null point. What may be the reasons? क्या कारण हो सकते हैं बेटा? बेटा पहला कारण तो मुझे ये लगता है, सुनना बेटा इस बात को, जैसे मान लो कि A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से A से B तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से बेटा वो 10 वोल्ट है। ठीक है? और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मुझे मेजर करना है सिर्फ और सिर्फ, और मान लो इसकी वैल्यू मान लो 5 वोल्ट ही है, तो आपका जो बड़ा जॉकी होगा वो बिल्कुल बीचों बीच
10 का बड़ा हाफ क्या होता है 5, बिल्कुल बीचों बीच आएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लो आपके इस V की वैल्यू 2.5 वोल्ट हुई तब भी बैलेंस हो जाएगा, बस आपकी बैलेंसिंग लिंक बड़ा 1/4 लेंथ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपके इस V की 10 वैल्यू वोल्ट हुई, अगर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हुआ तो ऑफ कोर्स बेटा जो कि कहाँ जाके बैलेंस होगा, B पॉइंट पे बैलेंस होगा। फिर क्या पाओगे सर, दिस वोल्ट इज इक्वल टू दिस 10 वोल्ट, तो ऐसे बोल पाओगे। लेकिन अगर मान लो आपके इस V की वैल्यू अगर 11 वोल्ट हुई, अगर बेटा आपकी V की वैल्यू अगर 11 वोल्ट हुई तो आप कहोगे सर मुझे बैलेंस करना है 11 वोल्ट और यहां से तक का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, 10 से कम होता तो बैलेंस होता। अगर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 से कम होता तो बेटा कहीं ना कहीं बैलेंस होता। अगर मान लो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 होता तो यहाँ कहीं बैलेंस होता, 3.5 होता यहाँ कहीं बैलेंस होता, 5 होता बीचों बीच बैलेंस होता, 7.5 होता यहाँ बैलेंस होता। अगर ये वाला 10 वोल्ट होता तो यहाँ बैलेंस होता, 10 वोल्ट होता तो तुम बोलते सर दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो 10 वोल्ट। लेकिन अगर मान लो कि ये वाला पोटेंशियल 10 वोल्ट से ज्यादा है बेटा, फिर तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां से पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से तक का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, उसमें मेजर कितना करना है 10 से ज्यादा। तो एक तो बड़ा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारा अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे VA माइनस VB से भी ज्यादा हो, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। तो आप कह सकते हो कि मे बी unknown potential difference is more than VA minus VB। हो सकता है बेटा ऐसा हो। एक चीज और हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि हमने गलती से, बेटा गलती से, जानबूझ के तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कि गलती से हम लोगों ने ये जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें नेगेटिव इस तरफ लगा दिया और पॉजिटिव इस तरफ लगा दिया, तब भी बेटा कभी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी। चेक करो कैसे। मान लो कि बेटा आपके पास ये माइनस ये प्लस ऐसे लगा दिया आपने और ये आपका गैल्वेनोमीटर। लेट्स से बेटा हमने यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया 0, ये बैलेंसिंग लेंथ है x, तो यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया x इंटू एल। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x इंटू एल, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x इंटू एल। यहाँ का पोटेंशियल x इंटू एल, यहाँ से आ जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे बेटा कितना बढ़ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, एक्सएल तो पहले था, एक्सएल प्लस वी आ जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल हो गया एक्सएल प्लस वी, यहाँ का पोटेंशियल आ गया 0। और इसमें से हम जानते हैं कि करंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सएल माइनस वी है और यहाँ पर 0 है। क्या एक्सएल माइनस वी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सर पहले क्यों हो गया था, बेटा पहले एक्सएल प्लस वी नहीं आया था, बेटा एक्सएल माइनस वी आया था। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्सएल प्लस वी आया है। हम क्या जानते हैं कि एक्सएल प्लस वी जो है बेटा ये 0 नहीं हो सकता। सर तब हो सकता है जब वी की वैल्यू नेगेटिव हो। हाँ बेटा वी की वैल्यू नेगेटिव मतलब आपने पोटेंशियल इस तरफ प्लस लगा दिया और इस तरफ माइनस लगा दिया हो। तो ऐसे में आप दूसरा केस बोल सकते हो कि सर हो सकता है कि हमने जो अननोन, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है उसमें जो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है उसके नेगेटिव टर्मिनल को ए से जोड़ दिया हो, तब भी हमें कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। तो आप कहना चाहोगे, कह सकते हो कि मे बी we have connected negative terminal of unknown voltage to A। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा, बेटा समझते हो क्यों फर्क पड़ेगा। अगर मैंने नेगेटिव अगर यहाँ से लगा दिया तो बेटा एक्सएल पोटेंशियल यहाँ, फिर पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल एक्सएल प्लस वी हो गया, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0। हम क्या चाहते हैं, करंट 0। करंट 0 तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, बेटा यहाँ का पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल 0 नहीं हो पाएगा। तो आई होप बेटा तुम बेसिक बात समझ गए कि हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर को। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पोटेंशियोमीटर के 3 बेसिक सवाल होते हैं, जिन 3 बेसिक सवालों पर ऐसा मान सकते हो कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कभी ना कभी हो सकता है कि IIT वाले कोई कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो चलिए उन तीनों सवालों को एक करके देखते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें से पहला है, आप इसे बड़ा थ्योरी न माने, ऐसा मान के चलें कि एक तरह से ये सवाल है। ठीक है, पहला है टू फाइंड
EMF ऑफ अननोन सेल। बेटा ऐसा कोई सेल जिसका EMF हमें पता नहीं हो, उसका EMF हम पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। सर कैसे? बताता हूं बेटा। आराम आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया से सर्किट को देखना। सबसे पहले हमारा प्राइमरी सर्किट, जिसमें ये रहा हमारा ड्राइवर सेल, ये रहा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर इज वायर फ्रॉम A to B. As we know it very well कि this is your primary circuit। बड़ा ये हमारा प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस करने के लिए बड़ा मेरे पास एक बैटरी है। सुनिएगा आराम आराम से। ये मेरे पास एक बैटरी है जिसका EMF E1 है, और ये वाला EMF मुझे पहले से पता है, नोन है बेटा मुझे। जिस बैटरी का EMF पहले पता होता है उसका हम एक स्पेशल नाम निकालते हैं बेटा, स्टैंडर्ड सेल। बेटा क्या नाम निकालेंगे? स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। इसी तरह से ये एक दूसरी बैटरी है जिसका EMF हमें निकालना है। मैं से एक बार E2 लिख दूं, टू बी फाउंड, ये हमें निकालना है, ठीक। चलिए बच्चों, ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक। चलिए बेटा आगे चले। ये बेटा जो बैटरी 1 जुड़ी हुई है, ये मैं इस पॉइंट से जोड़ रहा हूँ 1। ये बैटरी 2 जिस पॉइंट से जुड़ी हुई है मैं उसको पॉइंट बोल रहा हूँ 2, और ये कोई गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर बेटा जहां से जुड़ा हुआ है मैं उस पॉइंट को बेटा बोल रहा हूं लेट से 3, ठीक है। यहां तक बेटा सही है सब कुछ। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि बैटरीज के हायर पोलरिटी इस तरफ, लोअर इस तरफ, हायर इस तरफ, लोअर इस तरफ। अगर आपने उल्टा कर दिया तो कहीं बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं कि मैं पहले पॉइंट 1 को और 3 को कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने पॉइंट 1 और 3 को कनेक्ट किया, ये पॉइंट 2 तो आपके लिए वेस्ट हो गया, काम का ही नहीं आपके, ये तो हटा दो बेटा, इसमें कोई करंट वरंट भी नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि इस जोकी को धीरे 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 मूव कराया, और मेरी जो नज़र थी वो गैल्वेनोमीटर पे थी। मैं इसको इस तरह से मूव कराता गया, और गैल्वेनोमीटर पे मेरी नज़र थी, मूव कराता गया कराता गया कराता गया कराता गया। कभी ना कभी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ गई 0। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ गई 0, मैं रुक गया और मैंने इस लेंथ को मेजर कर लिया। लेट्स से बड़ा बैलेंसिंग लेंथ आई है L1। 1 को और 3 को जोड़ने पर जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वह आई है L1। 1 को और 3 को जोड़ने पर बैलेंसिंग लेंथ आई है L1, और बैलेंसिंग लेंथ L1 आई है। इस बात का अर्थ जानते हो? इस बात का अर्थ ये है कि अब इस सर्किट बैलेंसिंग लेंथ थोड़ा जानते हो कि गैल्वेनोमीटर में से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं होगा, यहां पर भी 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 कोई करंट नहीं होगा। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आया सिर्फ E1। सर ये I इंटू आर क्यों नहीं है? क्योंकि I नहीं है बेटा। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आया E1। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि E1 शुड बी इक्वल टू x इंटू L1। E1 शुड बी इक्वल टू x इंटू L1, शुड बी इक्वल टू x इंटू L1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माई इक्वेशन। ये बात समझ आ गई? अब एक काम करो बेटा, इस 3 को और 1 के कनेक्शन को हटाओ और 3 को और 2 को जोड़ो, 3 को और 2 को जोड़ो। चलो बच्चों, अब मैंने 2 को और 3 को कनेक्ट किया। अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं। ये लो बेटा, मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया। जैसे मैंने 2 को और 3 को कनेक्ट किया, हमारी ये वाली जो बैटरी ना,
अभी किसी काम की नहीं है, ये वाला सर्किट तो खत्म ही हो गया। अब मैं एक तरीके से इस E2 को बैलेंस कर रहा हूं हमारे पोटेंशियोमीटर से। पहले मैंने किसको बैलेंस किया था, E1 को बैलेंस किया था पोटेंशियोमीटर से, अब मैं E2 को बैलेंस कर रहा हूं पोटेंशियोमीटर से। अभी कर लेंगे, सुनना बड़े आराम से। फिर से बेटा मैं इस जॉकी को चलाते 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 आगे लाऊंगा, आगे लाऊंगा, आगे लाऊंगा, बड़ा चलाते 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 आगे लाऊंगा, आगे लाऊंगा, आगे लाऊंगा। एक मिनट, बड़ा मैं जॉकी को चलाते 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 आगे लाऊंगा, और मान लीजिए कि इस बार यहां कहीं आके नल पॉइंट आ गया, और इस बार वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो लेट से आपके पास आ गई L2। ये आ गया आपका नल पॉइंट। नल पॉइंट का अर्थ क्या है, नल पॉइंट का अर्थ ये है कि मैं इस जॉकी को यहां से चलाते 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 आगे लाता गया, लाता गया, लाता गया, और मेरी जो नजर थी वो गैल्वेनोमीटर के ऊपर थी। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का करंट हुआ 0, मैं वहीं रुक गया। इस पॉइंट को हम बोल देंगे बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट, और इस लेंथ को हम बोल देंगे बैलेंसिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए यहां पर एक मीटर स्केल लगा रखी होगी, हम बड़े प्यार से बड़ा लेंथ को मेजर कर लेंगे, और हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि देखो भाई सीधी सी बात है, अब मैंने इसको कंपेयर किया है इससे। अरे गैल्वेनोमीटर में से तो करंट ही नहीं है, गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं बेटा, तभी तो हमने इसको बैलेंसिंग लेंथ कहा है। यहां पर करंट नहीं है तो यहां पर करंट नहीं है, यहां पर करंट नहीं है तो यहां पर करंट नहीं है, और अगर यहां पर करंट नहीं है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस सीधा आ गया E2 शुड बी इक्वल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। और हमारे पास, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि जैसे मैंने 2 को और 3 को ऐड किया, मेरे पास जो नई वाली बैलेंसिंग लेंथ आई है, लेट से बड़ा वो कितनी आई है, L2, और मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि E2 शुड बी इक्वल टू x इंटू L2। E2 शुड बी इक्वल टू x इंटू L2। सर मुझे तो E2 चाहिए, बड़ा E2 चाहिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, और हमारे पास बड़े आराम से आ गया है कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, और बेटा E2 की मेरे पास वैल्यू आ गई है L2 अपॉन L1 इंटू E1। ये हमारा आंसर है। चाहो तो बेटा ऐसे ही याद रख सकते हो। इस पर बेटा सवाल है शीट के अंदर, शीट के अंदर सवाल है, HCV के अंदर सवाल है, और उसमें लैंग्वेज बड़ा थोड़ी अच्छी खासी होगी। उसमें पहले बोल रखा होगा कि ए नॉन EMF ऑफ 1.12 वोल्ट या स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.12 वोल्ट इज बैलेंस्ड थ्रू ए पोटेंशियोमीटर, द बैलेंसिंग लेंथ इज दिस एंड दिस। एंड फिर बोल दिया एन अननोन EMF is balanced through the potentiometer and the balancing length is this and this। बताओ this unknown EMF कितना होगा। सीधा बोल देना कि E2 upon E1 is equals to L2 upon L1। एक लाइन में हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे इस बात पर सवाल करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी बेटा, चलेगा ना बेटा ऐसे काम। मेरे ख्याल से इस बात पर सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इस पर बड़ा सवाल HCV के अंदर भी है, शीट में भी कर लेना। E1 को बैलेंस किया तो बैलेंसिंग लेंथ L1, E2 को बैलेंस किया तो बैलेंसिंग लेंथ L2। सीधा बोल देना कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। जिसका EMF पहले से पता है उसको बड़ा सवाल के अंदर भी स्टैंडर्ड सेल ही बोल रखा है। IIT JEE एडवांस के अंदर भी ये वाला सवाल आ रखा है तो उन्होंने भी स्टैंडर्ड सेल बोल रखा है। HCV के अंदर भी ये वाला सवाल है तो वहां पर भी स्टैंडर्ड सेल ही लिखा हुआ है। अपनी शीट के अंदर भी सवाल है, वहां पर भी स्टैंडर्ड सेल ही लिखा हुआ है। सीधा फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा एम फॉर्मूला बेटा कभी था ही नहीं, मेरा एम तो सारा का सारा सर्किट समझाना था और सारी की सारी बात समझानी थी। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को सारी बात समझ में आ गई है। आ गई ना बेटा, चलिए आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट दूसरा यूज बेटा, दूसरा यूज टू फाइंड करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में से करंट निकालना बेटा, कोई टफ काम नहीं है, दिमाग में कचरा डालने की जरूरत ही नहीं है। किसी सर्किट के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग सकता है तो करंट भी पता लग सकता है, बिकॉज वी नो दैट ही करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आर पता हो तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है। चलिए बेटा, इसका सर्किट डायग्राम भी आराम से इत्मीनान से देखिएगा। ये हमारा प्राइमरी सर्किट जिसमें हमारे पास ये ड्राइवर सेल, ये सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अलावा बेटा ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर।
ये पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर ये वाला पॉइंट मेरे पास है, ये वाला पॉइंट मेरे पास बी। और चलिए ये प्राइमरी सर्किट है। इस प्राइमरी सर्किट को तो हम हमेशा बनाएंगे, जिसे कंपेयर करना है वो हमारा सेकेंडरी सर्किट है, उस पर आते हैं। सेकेंडरी सर्किट के अंदर ये मेरे पास एक नॉन बैटरी है बेटा, स्टैंडर्ड सेल जिसे मैं बोल दूं, ये इसका ईएमएफ है ई, ये नॉन है। मैं इसका नाम भी निकाल देता हूं। जिस बैटरी का बेटा ईएमएफ हमें नॉन है उसे हम स्टैंडर्ड सेल कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा सर्किट है, ये हमारे पास एक दूसरा इंडिपेंडेंट सर्किट है, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस पता है, बाकी कुछ नहीं पता। और मुझे इस सर्किट में से गुजरने वाला जो करंट है ना, ये मेजर करना है। करेंगे बेटा, ये वाला करंट मेजर करना मेरा एम है। ये रेजिस्टेंस नहीं पता, ये रेजिस्टेंस नहीं पता, बैटरी का ईएमएफ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है बेटा, मेरे को ये करंट पता करना है। ये रेजिस्टेंस पता है, ये वाले बैटरी का ईएमएफ पता है, और ये लो बेटा, मैं इस पॉइंट को 1 कह रहा हूँ, इस पॉइंट को 2 बोल रहा हूँ, और बेटा ये मेरे पास पॉइंट 3 है, और मैं इस पॉइंट 3 के साथ, सॉरी हाँ, ये बेटा पॉइंट 3 है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाकर मैं इसको बेटा ऐसे वायर पर मूव करा रहा हूँ, आराम आराम से, इत्मीनान से। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले मैंने 1 को और 3 को जोड़ दिया। जैसे ही मैंने 1 को और 3 को जोड़ दिया, इसका मतलब अब आप इस बैटरी को बैलेंस कर रहे हो इस पोटेंशियोमीटर वायर पर। ये नीचे वाला अरेंजमेंट तो काम का ही नहीं आपके, उसको छोड़ दो। और मान लीजिए बेटा कि आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई 1 और 3 को जोड़ने पर, जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ कैसे ढूंढेंगे बेटा, वैसे ही जैसे मैंने सिखा रखी है। इस जॉकी वाले पॉइंट को मैं ए पे लेके आऊंगा और धीरे 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 आगे लेके जाऊंगा। नजर कहां रहेगी, गैल्वेनोमीटर पे। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो गई 0, मैं समझ गया कि बेटा हमारा जो सारा अरेंजमेंट है वो बैलेंस हो चुका है। ये पॉइंट है मेरा नल पॉइंट, ये लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ। सर लेंथ कैसे मेजर करूंगा, यहां पर एक मीटर स्केल लगा रखी होगी, वहां से देख लूंगा कि इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है। वो मेजर करना तो आसान सा काम है। और सीधा कहूंगा कि देखो भाई, अगर मैंने 1 को और 3 को जोड़ दिया है तो यहां करंट नहीं है, तो यहां करंट नहीं है, तो यहां करंट नहीं है, यहां करंट नहीं है। अरे भाई यहां पर कोई करंट नहीं है, तो सीधी सी बात है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस सीधा हो गया E। दिस E क्या सिखा रखा मेरे बच्चों को, मैंने सिखा रखा है दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो E शुड बी इक्वल टू x इंटू L1। E शुड बी इक्वल टू x इंटू L1। सिंपल सिंपल। अब क्या करूं, अब इस 3 को और 2 को जोड़ दो, 2 को और 3 को जोड़ दो। अब जो 1 है वो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है। जैसे ही हमने 2 को और 3 को जोड़ा, ठीक है, फिर से बड़ा वही काम, इस गैल्वेनोमीटर से तो जॉकी लगा हुआ है, इसको चलाते 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 आगे ले जा रहा हूं। ध्यान किस पे है, गैल्वेनोमीटर पे। नजर कहां पर है, गैल्वेनोमीटर पे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर पे करंट की वैल्यू हुई 0, मैं समझ गया कि जैसे ही यहां पर करंट की वैल्यू हुई 0, जैसे ही यहां पर करंट की वैल्यू हुई 0, जैसे ही यहां पर करंट की वैल्यू हुई 0, मैं समझ गया कि हमारा सारा अरेंजमेंट बैठ गया। इस पॉइंट को मैं नल पॉइंट बोल दूंगा, और इस लेंथ को, ये जो नई वाली लेंथ मैंने मेजर की है, इस लेंथ को मैं L2 बोल रहा हूं। ये मैंने लेंथ मेजर कर ली है। कैसे, यहां पर एक मीटर स्केल लगा रखा होगा, उससे मेजर कर लूंगा। तो नई वाली मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ आई है L2। नई वाली बैलेंसिंग लेंथ आई है L2। और मैं बड़े प्यार से बोलूंगा इस बात को कि जैसे बैलेंसिंग लेंथ L2 आई है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर यहां से यहां तक तुम कंपेयर किसको कर रहे हो, इसको कर रहे हो। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे प्यारे वाले बच्चे जानते हैं कि I इंटू आर। आई तो मुझे निकालना है, इस सर्किट में जो करंट है मुझे निकालना है। I इंटू आर शुड बी इक्वल टू x इंटू L2। बढ़िया, हमारा काम बन गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, तो मैं बड़े आराम से कहूंगा कि IR अपॉन E इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। दैट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल्स टू E अपॉन R।
L2 अपॉन L1। ये एक तरह से मेरा आंसर है। याद करना चाहो याद कर सकते हो उसको, लेकिन लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बेटा जरा सोचो कि अगर हमने इसको अमीटर से मेजर किया होता तो मैं क्या करता कि मैं यहां पर बीच में मीटर लगाता और मीटर लगाता तो उसका भी रेजिस्टेंस आता, उसका रेजिस्टेंस आता तो जितना करंट है वो हल्का सा घट जाता, हल्का सा करंट कम हो जाता। लेकिन इस तरह से फायदा क्या हुआ, इस तरह से फायदा ये हुआ कि इसने सर्किट को बिल्कुल चेंज ही नहीं किया, क्योंकि जिस टाइम पर ये बैलेंस हुआ उस टाइम पर यहां से करंट कितना जा रहा है, जीरो। यहां से करंट जीरो जा रहा तो यहां से भी करंट कितना जा रहा है, जीरो। तो जिस टाइम पर आपका ये अरेंजमेंट यहां L2 लेंथ पर बैलेंस हुआ उस टाइम पर ना तो इधर से कोई करंट है ना इधर से कोई करंट है, और अगर करंट नहीं तो सर्किट तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। मतलब इस पोटेंशियोमीटर को जो तुम बैलेंस कर रहे हो उस बैलेंस करने से पहले और बैलेंस करने के बाद बड़ा सारा अरेंजमेंट तो ऐसे ही है। अगर हमने इस पोटेंशियोमीटर के साथ इसको बैलेंस ना किया होता तब भी करंट आई होता, जिस टाइम पर ये बैलेंस हुआ तब भी बड़ा करंट आई है। यहां से तो आपने कोई करंट ड्रॉ ही नहीं किया, यहां से तो आपने कोई करंट दिया ही नहीं, क्योंकि बेटा करंट ड्रॉ करते हैं तब बैलेंस नहीं होता, बैलेंस तो होगा ही तब जहां पर करंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं यही वाला करंट अमीटर से मेजर करना चाहता हूं, तो बेटा तुम यहां पर एक सीरीज में अमीटर लगाते, अमीटर का रेजिस्टेंस आता तो पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट बढ़ जाता तो करंट हल्का सा घट जाता, तो एक्यूरेट करंट की वैल्यू नहीं आती। इस बार तो आपके एक्यूरेट करंट की वैल्यू आई है, जस्ट बिकॉज मतलब मोर एक्यूरेट करंट की वैल्यू आई है। अदरवाइज बेटा ऑफ कोर्स एल को मेजर करने में हल्की फुल्की एरर तो हो ही सकती है, बट अगर देखें तो मोर एक्यूरेट करंट की वैल्यू आपके पास आई है। आई रियली होप बेटा सारी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा सा अरेंजमेंट था, क्योंकि जिस टाइम पर बैलेंस हुआ उस टाइम पर करंट तो इधर जा ही नहीं रहा, करंट तो इधर आ ही नहीं रहा, सर्किट तो जैसा करंट पहले जा रहा था वैसे ही बाद में जा रहा है। तो अमीटर लगाने पर आप सर्किट को चेंज करते हो, लेकिन पोटेंशियोमीटर लगाने पर सर्किट को चेंज नहीं करते हो, इसलिए पोटेंशियोमीटर से जो करंट आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट रहता है एज कंपेयर टू हमारे अमीटर के। बस अमीटर को यूज़ करना आसान है बेटा, इसलिए अमीटर यूज़ करते हैं। चलिए बेटा इस बात पे हम एक सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। सुनना, हमारे पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट और ये बड़ा पोटेंशियोमीटर वायर, ये हमारे पास एक नॉन बैटरी है बेटा। इसका ईएमएफ 2.20 वोल्ट्स है। यहां बेटा कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, मुझे ये वाला जो करंट है ये मेजर करना है। अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस भी मुझे नोन है बड़ा, दिस रेजिस्टेंस इज 5 ohms। मैं इसको बड़ा 0.1 कह रहा हूं, इसे 0.2 कह रहा हूं, और ये गैल्वेनोमीटर जो है इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है इसे मैं एक बार के लिए 3 बोल रहा हूं, ठीक है। सवाल मुझे ये लिखा हुआ है कि जैसे मैंने 1 को और 3 को ज्वाइन किया वैसे ही बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 6.6 मीटर आई है, 6.6 मीटर आई। बड़ा पोटेंशियोमीटर की लेंथ अच्छे खासी होती है, ऐसा है कि सिर्फ वो सिर्फ 1 मीटर होती है, ठीक है। जैसे मैंने 2 को और 3 को ऐड किया तो जो नई वाली बैलेंसिंग लेंथ आई है वो बेटा 10 मीटर आई है। मुझसे पूछा गया फाइंड आई मतलब बेटा जो ये जो नीचे वाला सर्किट है इसमें कितना करंट है ये बताओ। बिल्कुल बताइए बेटा। सबसे पहले जब मैंने 1 को और 3 को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ आई है 6.6 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ 6.6 मीटर आई है। गैल्वेनोमीटर में से बेटा आपका करंट ऑफ कोर्स 0 जा रहा है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास 2.2 वोल्ट शुड बी इक्वल टू x इंटू यहां से तक की लेंथ, यहां से तक की लेंथ इज ऑफ कोर्स 6.6। फेयर इनफ। अगली बार जब मैंने 2 को और 3 को कनेक्ट किया और फिर से बैलेंसिंग लेंथ मेजर की 10 मीटर के आसपास है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ गया ऑफ कोर्स x इंटू 10 शुड बी इक्वल टू यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू आर। बेटा दोनों डिवाइड करना तो मेरे पास आ गया 2.2 + 10 × 10 × 2 = 10 × 10 × 2 = 10 × 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 × 2 = 10 ×
I इंटू 5 बड़ा आर की वैल्यू 5 है, शुड बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10। आई की वैल्यू आ गई है 2.2 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 6.6। बेटा वैल्यू चेक करना, 2.2 बेटा ये पॉइंट है, 2.2 इंटू 10, ठीक है बेटा। ये बेटा पॉइंट से आपका पॉइंट गया, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 2। आई थिंक बेटा वैल्यू ऑफ करंट कम्स आउट बाई 2/3 एम्पियर। सीधे अगर फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पटकते बेटा तब भी आपका आंसर यही आता। लॉजिक से अगर सोर्स है तब भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। सो करंट कम्स आउट बाई 2/3 एम्पियर। समझ गए बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरा काम जो बड़ा बैटरी का है इज सो बेटा पोटेंशियोमीटर का है, दैट इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बड़ा देखते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलिए बेटा, क्या सर्किट डायग्राम है सुनिएगा। सबसे पहले हमारा प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर का बेटा ए वाला पॉइंट, ये बेटा आपका बी वाला पॉइंट। ये सर्किट हमारा प्राइमरी सर्किट है। इसके अगेंस्ट जिसको हम कंपेयर करेंगे बेटा वो हमारा सेकेंडरी सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट कैसा होगा सुनिएगा। यहां आपके पास बेटा कोई बैटरी होगी जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो स्मॉल आर है दिस इज टू बी फाउंड, ठीक है। ईएमएफ है ई, ईएमएफ ना पता हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस है बेटा कैपिटल आर, यहां पर बेटा एक स्विच भी है, ये कैपिटल आर आपके पास, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये बड़ा कोई कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। ये नोन होना जरूरी है, ये नोन होना जरूरी है, ये हमें पता है। मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, ये पता करना है, ये हमें पहले से पता है। ईएमएफ नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। ये एक स्विच है, मैं इस स्विच को एस बोल देता हूं बेटा। यहां से वापस से ये रहा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को ऐसे में जॉकी के थ्रू बेटा इस पूरे वायर पे मूव करा रहा हूँ। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट की जीरो वैल्यू जीरो होगी वैसे हम समझ जाएंगे बेटा हमारा नल पॉइंट आ गया, एंड दैट लेंथ विल बी द बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा रखा होगा, उससे हम बड़े आराम से उस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो स्विच एस है वो ऑफ है, स्विच एस जो है वो ऑफ है। और जब ये स्विच एस ऑफ था तब हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 आई है। स्विच एस जो है वो ऑफ है, ऑफ मतलब बड़ा ऐसे, तो ये नीचे वाला तो बड़ा सर्किट काम का ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला सर्किट ही काम का है। मैं बना दूं वापस से, चलो ठीक है। ये आपका प्राइमरी सर्किट, ये बड़ा आपका पोटेंशियोमीटर वायर, और इसके साथ साथ ये आपकी बैटरी, ये गैल्वेनोमीटर। बस 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 बस। सर नीचे वाला क्यों नहीं है बेटा, उसको तो हमने ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो इसमें करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको लगातार मूव कराता गया बेटा, इस जॉकी को इस ए से चलाते चलाते, ये वाला पॉइंट मेरे पास ए से चलाते 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 आगे लाता गया लाता गया लाता गया। नज़र कहाँ है हमारी, नज़र बड़ा ऑफकोर्स गैल्वेनोमीटर पे है। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हुई जीरो, हम समझ गए कि दिस पॉइंट इज योर नल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बेटा दिस इज योर बैलेंसिंग लेंथ। ये बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास है L1। हम जानते हैं कि जब ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो है,
तो यहाँ पर भी करंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी करंट की वैल्यू 0 है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि अगर इस बैटरी का अगर EMF E है तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है E, एंड दिस E शुड बी इक्वल टू x इंटू L1। मेरे बच्चे इस बात का इंडिकेशन समझते हैं कि K-L1 मीटर में से अगर करंट की वैल्यू 0 हुई, इट मीन्स दैट दिस शुड बी इक्वल टू दिस। यही तो मैंने शुरुआत से सीखा है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई कि E इज इक्वल्स टू x इंटू L1। अब मैं क्या करूँगा कि बेटा इस स्विच को ऑन करूँगा और फिर देखता हूँ, ऑन कर दो क्लोज कर दो, बेटा एक बात है, क्लोज कर दो या ऑन कर दो एक ही बात। तो उस टाइम सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा उसको भी देखते हैं। चलिए बच्चों, हमने स्विच एस को ऑन कर दिया या फिर बेटा क्लोज्ड कर दिया, तो सर्किट डायग्राम दिखने में कैसा होगा? दिखने में ऐसा होगा, ये हमारा प्राइमरी सर्किट, ये इसके साथ पोटेंशियोमीटर वायर, ये इसके साथ नीचे वाली बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके साथ ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये स्विच है क्लोज्ड। इस बार बेटा करंट जाएगा, ये है R, ये है कैपिटल R और इसका EMF है E। EMF पता नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे। और ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर को बेटा मैंने किसी जॉकी के थ्रू मैं इस A से B तक जो वायर है बेटा उस पर घुमा रहा हूँ तब तक जब तक बेटा वो नल पॉइंट ना आ जाए। मान लीजिए बेटा नई वाली बैलेंसिंग लेंथ अब L2 आई है, जब स्विच ऑफ था तब बेटा आपकी बैलेंसिंग लेंथ L1 आई थी, अब आपकी बैलेंसिंग लेंथ L2 आई है। जब स्विच ऑफ था तब बैलेंसिंग लेंथ है L1, सर्किट डायग्राम बनेगा ऐसे, और जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया अब बेटा बैलेंसिंग लेंथ है ये L2। फेयर इनफ। सुनना बेटा, बैलेंसिंग लेंथ आ चुकी है तो इसका मतलब यहां पर किसी प्रकार का करंट नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का करंट नहीं है। अगर यहां करंट नहीं है तो यहां भी करंट नहीं है, लेकिन यहां तो हो सकता है, यहां तो हो सकता है, यहां पर कुछ ना कुछ करंट होगा, और वो सारा करंट इसमें से यूं ही जा रहा है। अब हम जानते हैं कि बैटरी जितना करंट देगी उतना ही करंट लेगी। अगर इधर करंट नहीं जा रहा तो इधर करंट नहीं जा रहा। इस करंट की वैल्यू भी मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, E/R प्लस R। EMF है E, रेजिस्टेंस है R+R। अब क्या करेंगे? अब मैं सारी कहानी जानता हूं, मुझे पता है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस should be equal to this potential difference और this potential difference। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा। चाहे इसको इसके बराबर कर दो, चाहे इसको इसके बराबर कर दो, एक ही बात है, एक ही बात, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तक वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तक, और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, यहां से यहां तक। बेटा बैटरी जब सोर्स की तरह काम करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे ख्याल से E-IR होता है। बेटा तो सोर्स की तरह काम कर रही है, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E-IR। बेटा बोलो, EMF है E माइनस I कितना है? E/R+R इंटू R। ये ले बेटा, यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस यही है। अगर तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस दिखा तब भी यही आता, चेक कर ले। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा दैट विल बी I इंटू R, I इंटू कैपिटल R। करंट की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू है E/R+R इंटू R। सेम वैल्यू है बेटा, एंड दिस और दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो आप बोलोगे सर दिस E/R+R should be equal to x into L2। This is my equation number 2। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई थी? E is equals to x into L1। बड़ा चेक करो, पहली इक्वेशन ये है थी ना, E is equals to x into L1। सर मुझे E तो चाहिए नहीं, E तो सवाल के अंदर दिया हुआ ही नहीं, तो डिवाइड कर दे। बेटा जैसे ही तूने डिवाइड किया बेटा दिस अपॉन दिस कर देना, तो बेटा मेरे पास आ गया बड़े आराम से कैपिटल R+R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1।
मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ले बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई है कैपिटल R टाइम्स L1 माइनस L2 अपॉन L2। बस ये आंसर है। चाहो तो बेटा याद रख लो, आपका बहुत सारा काम तो ऐसे ही बन जाएगा। और लॉजिक मैंने सिखाया थी, आप भूल भी गए तो लॉजिक तो याद रहेगा यार। और ये हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। L1 क्या है, बैलेंस होने से, मतलब सॉरी, उस स्विच को ऑन करने से पहले बैलेंसिंग लेंथ क्या थी। L2 क्या है, L2 बेटा बैलेंस होने के, सॉरी, स्विच को ऑन करने के बाद क्या बैलेंसिंग लेंथ था, ये वो। L1 है स्विच को ऑन करने से पहले बैलेंसिंग लेंथ, L2 है स्विच को ऑन करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ। याद हो जाए तो अच्छी बात है बेटा, ना याद हो तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हमें तो लॉजिक समझ में आने चाहिए। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो हमारा काम तो ऐसे ही बन जाएगा। जैसे मैं एक सवाल पूछ लूं बेटा, ये ड्राइवर सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर, ये वाला बड़ा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, नीचे बड़ा आपके पास सर्किट है ऐसे। ठीक है बेटा, यहां कहीं स्विच है, ये रेजिस्टेंस बेटा मेरे पास 25 ओम्स है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये मैं ऐसे मूव करा रहा हूं। फाइंड internal resistance of battery if balancing length is 10 meter when switch is off and 6 meter when switch is on। ठीक है बेटा, डायरेक्ट कर सकते हो बेटा सवाल। आप कह सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू विल बी कैपिटल R इनटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। कैपिटल R मतलब जो बड़ा नॉन रेजिस्टेंस है 25 ओम, L1 माइनस L2। L1 बड़ा स्विच जब ऑन था तब, दैट इज ऑफ कोर्स 6 माइनस सॉरी बेटा 10, स्विच ऑन होने के बाद कितना है 6 अपॉन 6, दैट इज ऑफ कोर्स 25 into 4/6, that is 25 into 2/3। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास है 50/3 ओम। कोई कहते कि सर नहीं मेरे को फॉर्मूला याद नहीं, सर मैं लॉजिक से कर लूँगा। बेटा लॉजिक से कर ले। लॉजिक से तू ऐसे बोलेगा कि देखो भाई, जब मेरा स्विच ऑफ था तब ये नीचे वाला सर्किट तो काम का ही नहीं है, यहाँ से करंट जा नहीं रहा, यहाँ से करंट है नहीं तो यहाँ भी करंट नहीं है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी के ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, एंड दैट ईएमएफ शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू बैलेंसिंग लेंथ। बेटा बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास कितनी है 10 मीटर, तो एक्स इंटू 10। जब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन करते हुए करंट ऐसे से बहने लग गया, करंट ऐसे से बहने लग गया, करंट ऐसे से बहने लग गया, तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख दिया x इंटू 6। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख सकता हूं करंट इंटू यहां से तक का रेजिस्टेंस 25। करंट कैसे लिखूंगा, करंट लिख दूंगा, करंट है मेरे पास EMF डिवाइड बाय 25 प्लस R। सारा करंट बड़ा यूं ही बह रहा ना, क्योंकि यहां पर तो करंट है ही नहीं, यहां पर तो करंट है ही। जैसे दोनों को डिवाइड करूंगा बेटा आपका आंसर वापस से वही आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो बेटा, मेरे पास आ गया 25 प्लस R अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 10/6 बेटा, दैट इज 5/3 बेटा। 25 75 प्लस 3R इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5 125 बेटा। 3R इज इक्वल्स टू 50, R इज इक्वल्स टू 50/3। जैसे सोचना चाहो बेटा वैसे सोचो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को समझ होंगे। आगे चलते हैं।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज बिल्कुल छोटी सी बात है, और रियोस्टेट या फिर पोटेंशियल डिवाइडर, बड़ा रियोस्टेट या फिर बड़ा पोटेंशियल डिवाइडर। बहुत ही ऐसे सिंपल सी बात है, ना पढ़ाएं बड़ा तब भी काम चल जाता है, बट ठीक है ना, फिर भी आपको लगना चाहिए कि हाँ यार सर ने वाली चीज़ भी कंप्लीट कर रखी है। मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल लेट से आपके पास V है, और इसके साथ हमने ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। यूनिफॉर्म वायर बेटा पहले बोल दो, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, आप ऐसा मान सकते हैं। इसके दो टर्मिनल्स हैं, ये वाला टर्मिनल है मेरे पास A, ये वाला टर्मिनल मेरे पास है B। A और B जो टर्मिनल्स हैं वो फिक्स हैं, A एंड B आर फिक्स्ड टर्मिनल्स, ठीक है। और यहां से तक जो टोटल रेजिस्टेंस है, लेट्स मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कैपिटल R है, और उसकी जो लेंथ है मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि L है। लेट्स बेटा आपके पास L है, यहां तक ठीक है। अब हम एक तीसरा टर्मिनल और रखेंगे, जिसे आप बेटा जो कि बोल दीजिए या C बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो एक तो आपका A हो गया, एक तो आपका A हो गया, ये फिक्स टर्मिनल। ये C जो है ये हमारा एक तरह से स्लाइडिंग टर्मिनल है। C जो है ये एक तरह से हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल बोल दीजिए, या फिर आपका ये एक तरह से बड़ा ये एक तरह से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बोल दीजिए, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बोल दीजिए। यहां से यहां तक की लेंथ लेट्स मेरे पास स्मॉल l है, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये मेरा एक तरह से पोटेंशियल आउटपुट है, ठीक है। अब बहुत ही आसान सी बात है बेटा, तुम इस बात जानते हो कि करंट कितना आएगा बेटा, करंट विल बी ऑफ कोर्स V/R। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स आएगा करंट इनटू यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। करंट कितना है V/R। यहां से तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत सिंपल है बेटा, पूरी कैपिटल L लेंथ पर अगर रेजिस्टेंस कैपिटल R था तो स्मॉल L लेंथ पर रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R/कैपिटल L इंटू स्मॉल l। ये बड़ा हमारा रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज ऑफ कोर्स कैपिटल R/L इंटू L। ले बेटा मेरे पास आ गया दैट इज V/L इंटू L। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये एक तरह से मेरे से आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू आ गई है V/कैपिटल L इंटू स्मॉल l। इस स्लाइडिंग वाले पॉइंट को जैसे 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 आगे लेके जाऊंगा वैसे वैसे लगातार L की वैल्यू बढ़ेगी, तो आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ेगा। जैसे जैसे बड़े स्लाइडिंग वाले को मैं नजदीक लाऊंगा नजदीक लाऊंगा नजदीक लाऊंगा, तो L की वैल्यू लगातार घटेगी, तो आउटपुट पोटेंशियल लगातार घटेगा। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अवर रियोस्टेट। जैसे मान लो कि ये 100 वोल्ट है और मुझे किसी लोड के अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आधी लेंथ के ऊपर, ये तो फिक्स हो गया, और ये C वाला जो पॉइंट होगा आधी लेंथ पे होगा, और यहां पर मैं लोड लगा दूंगा। मान लो कि मुझे एक लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट करना है, तो मैं इस स्लाइडिंग वाले पॉइंट को चलाते 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 टोटल लेंथ के 3/4 पे ले आऊंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस चला 100 वोल्ट, कितना चाहिए 75 वोल्ट। तो टोटल लेंथ अगर आपके पास मान लो कि लेट से कैपिटल L है, तो बड़ा 0.75 टाइम्स ऑफ कैपिटल L पर बड़ा इस पॉइंट को ले आओ, तो आपका आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आप सीधा इस बात को देख पा रहे हो कि आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l। इस पोटेंशियल डिफरेंस के मुकाबले आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आधा चाहिए तो स्मॉल l की वैल्यू भी कैपिटल L की वैल्यू आधी होनी चाहिए। तो V आउट अपॉन V इज इक्वल्स टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये 100 वोल्ट लगा रखा है,
तुम्हें तो सिर्फ 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो टोटल लेंथ का अगर बेटा ये उसका 0.3 टाइम्स होगा तो ये भी इसका 0.3 टाइम्स होगा, तो टोटल लेंथ का सिर्फ और सिर्फ 0.3 टाइम्स पर अपना स्लाइडिंग टर्मिनल को रख दो, आपका 30 वोल्ट आ जाएगा। सो मुझे 40 वोल्ट चाहिए तो स्लाइडिंग वाले को हल्का सा नीचे ले आओ, और ये वाला जो लेंथ है टोटल लेंथ का 40% होना चाहिए, तो बड़े आराम से आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 40 वोल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, आप इस बात को समझ होंगे कि सी वाले पॉइंट को लगातार स्लाइड करता रहूंगा तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता जाएगा। आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। आसान सा काम था बेटा। तो कभी रियोस्टेट कहीं लिखा हुआ आ जाए तो ये वाली बात आप याद रख सकते हो, है ना बताते तब भी काम चल जाता, आसान सा है। तो ये पॉइंट था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटी सी याद करने वाली बात है। हालांकि ये IIT JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ JEE मेन के सिलेबस में है, लेकिन JEE मेन के सिलेबस के अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों में से आता है ना, और हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए। अगर हमें याद रहा तो हमारे JEE मेन के मान के चले कि एक सवाल हमारा बड़े आराम से सही हो जाएगा। आराम से मेरी बात को सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे इस कलर कोडिंग वाली चीज़ को छोड़ कर जाते हैं और ये फ्री के 4 नंबर पड़े होते हैं, है ना, और वो बच्चा उसको छोड़ के जाता है, उसके नंबर नहीं आते हैं। इससे अच्छा है कि एक बार में इस काम को निपटा लें। क्लास में जो बता रहा हूँ उस सब का सारा काम बन जाएगा, उसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही है जो एग्जैक्टली NCERT के अंदर लिखा हुआ है, और जो NCERT में लिखा हुआ है उसी के बेसिस पर आपसे JEE मेन के अंदर सवाल पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी बात को जानने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी है ही नहीं। सुनिए बेटा, हेडिंग लिखिएगा, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स जो हैं बेटा ये बहुत ही छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं, और इनकी साइज बहुत छोटी होती है। दीज आर वेरी स्मॉल रजिस्टर्स। बेटा बहुत छोटे रजिस्टर्स होते हैं। छोटे रजिस्टर होते हैं इस बात का मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस छोटा होता है, इसका मतलब साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बड़ा हो सकता है, और उनके कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं, और हमारे काफ़ी काम के होते हैं। ठीक है, साइज में छोटे हैं, वेरी स्मॉल इन साइज ऑफ कोर्स। ऐसे बिल्कुल पतले बेटा, ऐसे रजिस्टर्स होंगे। अब इनकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि ना अगर हम उस पर उसका कितना रेजिस्टेंस है ये लिखें तो हो सकता है कि हमें दिखाई भी ना दें। ठीक है, बहुत छोटा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इनका रेजिस्टेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर हम 4 कलर्स की रिंग बना देते हैं। छोटी से 4 कलर की पेंट बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये छोटा सा आपका कार्बन रजिस्टर है, तो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, ऐसे 4 कोएक्सियल रिंग्स बना देंगे। वो तो चारों रिंग्स होंगी, उनका कुछ ना कुछ कलर होगा, और हर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नंबर होगा, और उस नंबर से हम आइडिया लगा लेंगे कि इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपका जो कार्बन रजिस्टर होगा उसमें इस तरह से कोएक्सियल 4 रिंग बना रखी होंगी। जो पहली 2 रिंग हैं वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए है, नंबर के लिए है, वो तो सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए है। जैसे मान लो बेटा इसकी वैल्यू है N1, इसकी वैल्यू है N2। जो तीसरा वाला कलर है वो डेजिग्नेट करता है मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर का मतलब कि हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं N1 N2। बेटा ये N1 into N2 नहीं है, N1 जो नंबर है उसको वैसे का वैसा लिख दो, N2 जो नंबर है वैसे का वैसा लिख दो। मैं लिख के दिखा दूंगा। इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये जो कलर जिस कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर के है बेटा वो लिख दो। मैं बता दूंगा बेटा कैसे मल्टीप्लायर है, अर्थ बता दूंगा, चिंता मत करना। इनटू जो 4th वाला जो है वो बताएगा आपको बेटा परसेंटेज एरर। बेटा 4th वाला जो है वो आपको बताएगा, अरे बेटा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आपके N4 आएगा, सॉरी N3 आएगा, मल्टीप्लायर यहाँ आएगा, प्लस माइनस ये जो N4 है ये बताता है आपको एरर या टॉलरेंस। ये जो 4th है ये आपको बताएगा एरर या फिर टॉलरेंस। ये है बेटा टॉलरेंस। आराम से मेरी बात को ढंग से सुनना। देखो बेटा, अगर ब्लैक कलर है तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने डेजिग्नेट कर रखी है दैट इज 0। ब्राउन के लिए हमने डेजिग्नेट कर रखी है 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9।
लास्ट में बेटा ऐसे ही इनके मल्टीप्लायर हैं, ऐसे बेटा आपकी मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर मतलब ये होगा बेटा 10 रेज़ टू पावर 0, ये है आपका 10 रेज़ टू पावर 1, ये है 10 रेज़ टू पावर 2, ये है बेटा आपका 10 रेज़ टू पावर 3, ये है आपका 10 रेज़ टू पावर 4, ये है आपका 10 रेज़ टू पावर 5, ये है आपका 10 रेज़ टू पावर 6, ये है आपका 10 रेज़ टू पावर 7, ये है 10 रेज़ टू पावर 8 और ये है 10 रेज़ टू पावर 9। तो ये जो मल्टीप्लायर है ना, ये अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑरेंज के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 3 है तो मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर 3 है। जैसे ब्लू के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 6 है तो मल्टीप्लायर उसके लिए 10 रेज़ टू पावर 6 है। कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और मल्टीप्लायर यूज़ आएंगे मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करना, है ना। यहाँ तक पहले ये वाली बात याद करो। इसके अलावा 3 कलर हमें और याद करने हैं जो हमें टॉलरेंस के लिए है। टॉलरेंस बेटा सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वाला कलर है ना, N4 वाला, जो 4th नंबर वाला, उसी के लिए होगा। अगर गोल्ड है लास्ट वाला कलर तो समझ जाना कि जो एरर है बेटा, ये तो एरर बताएगा या टॉलरेंस एक ही बात है, तो समझ जाना कि आपके रेजिस्टेंस में 5% की एरर मैक्सिमम हो सकती है। अगर लास्ट वाला कलर आपका सिल्वर है तो समझ जाना बेटा 10% की आपकी एरर हो सकती है। और अगर मान लीजिए बेटा कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब मैक्सिमम एरर बेटा आपकी 20% हो सकती है। 20% अधिकतम एरर हो सकती है। अब जैसे इस बात को किस तरह से यूज़ करना है मैं समझाता हूँ, सुनना बेटा, आराम आराम से इत्मीनान से सुनना। मुझे इसके लिए चलिए बेटा एक बार अगला पेज चाहिए होगा। मान लीजिए बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास इस तरह का कोई कार्बन रजिस्टर है और उसके अंदर ये बेटा पहली रिंग, ये बेटा दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग और ये चौथी रिंग। लेट्स से पहली वाली जो रिंग है वो ब्लू कलर की है, दूसरी वाली जो है वो लेट्स से बेटा वायलेट कलर की है, तीसरी वाली जो है वो वाइट कलर की है और लास्ट वाली जो है वो लेट्स से बेटा गोल्ड कलर की है। और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस होगा, पहली जो दोनों है बेटा वो तो हमेशा है ना आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही बताएंगे। तो पहली वाली है ब्लू और वायलेट। अच्छा ठीक है ना, ब्लू और वायलेट, ब्लू एंड वायलेट, तो 6 और 7, सीधा का सीधा बेटा 6 और 7 लिख दो। यहां पर लिख दो 6 ब्लू पहले तो 6 पहले, फिर बेटा वायलेट। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 6 × 7 42 लिख दिया, नहीं बेटा 6 और 7 67 लिखना है। इनटू मल्टीप्लायर, बड़ा मल्टीप्लायर वाइट, तीसरा वाला जो होगा वो हमेशा मल्टीप्लायर बताएगा। वाइट 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 बेटा वाइट गिरा, वाइट है बेटा 10 रेज़ टू पावर 9। सर 9 नहीं लिखना बेटा, क्या लिखना है 10 रेज़ टू पावर 9 लिखना है। जो तीसरा वाला जो कलर होगा वो हमेशा मल्टीप्लायर बताएगा। तो आप कहोगे सर रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस इनटू 10 रेज़ टू पावर 9। अब जो गोल्ड है वो क्या बताएगा, वो बताएगा आपको एरर, ±5% की एरर हो सकती है। दिस इज द रेजिस्टेंस, ये आपके इसका रेजिस्टेंस है। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तीसरा वाला कलर आपका मल्टीप्लायर है और चौथा वाला जो कलर है वो आपकी एक तरह से एरर या टॉलरेंस है। सिंपल सी बात है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से बड़ा एक बार याद कर लो, हमारा सारा काम तो ऐसे ही चल जाएगा। ठीक, सुनना बेटा, ये कोई कार्बन रेजिस्टेंस है, फिर से बेटा 4 रिंग्स हैं, ये बेटा लेट्स से ब्राउन है, ये बेटा लेट्स से आपके पास ऑरेंज है, ये येलो है और लास्ट वाला सिल्वर है। लास्ट वाला तो टॉलरेंस बता रहा है, लास्ट वाला तो एरर बता रहा है। पहले देखते हैं ब्राउन, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले दोनों जो हैं वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है बेटा, ब्राउन एंड ऑरेंज। पिछले पेज पे बेटा ब्राउन एंड ऑरेंज, ब्राउन 1 10 रेज़ टू पावर 1 नहीं 1। पहले दोनों जो स्पॉट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, तो 1 और 3, 1 और 3। ब्राउन एंड ऑरेंज तो बेटा 1 और 3, 1 × 3 नहीं 1 और 3, 1 और 3 ऐसे लिखने हैं।
मल्टीप्लाई विथ, तीसरा वाला हमेशा बताएगा आपको मल्टीप्लायर। ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज नहीं बेटा, क्या येलो है, क्या याद आता है, येलो बेटा, येलो है तीसरा वाला, येलो 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 बेटा, येलो के लिए मल्टीप्लायर है 10⁴। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि इनटू 10⁴। लेकिन ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली नोन नहीं है, तो प्लस माइनस बेटा एरर। आखिरी वाली स्ट्रिप है सिल्वर की बेटा, सिल्वर है, इसका मतलब मैक्सिमम 10% का एरर हो सकता है। कुल मिलाकर इतना ओम का आपका रेजिस्टेंस है, इतने ओम का बेटा आपका रेजिस्टेंस। आई रियली होप बेटा सारी बात आप समझ गए हो। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बन रेजिस्टर है इस तरह से, दिस वन इज ब्लैक, दिस वन इज रेड, दिस वन इज, कौन सा कलर नहीं यूज नहीं किया, दिस वन इज लेट से बड़ा ग्रीन, एंड लास्ट वन इज लेट से गोल्ड। और मुझसे रेजिस्टेंस पूछ रखा है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले दोनों जो है वो तो ऑब्वियस बात है बेटा, क्यों, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ब्लैक एंड रेड बेटा, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, तो 0 and 2, 0 into 2 नहीं बेटा, 0 and 2, वैसे लिखो 0 2, ऐसे न्यूमेरिकली प्लेस कर दो। इनटू थर्ड वाला हमेशा बताएगा आपको बेटा क्या बताएगा, कितनी पावर चढ़ानी है आपको, मल्टीप्लायर। इनटू ग्रीन है बेटा, ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर क्या था बेटा, ग्रीन के लिए 10⁵, तो इनटू 10⁵। सर एरर भी है क्या, हाँ बेटा एरर तो हो ही सकती है। एरर कितनी है, आखिर में लगा रखा है गोल्ड, तो बेटा 5% के अंदर अंदर आपकी एरर है, इतने ओम आपका रेजिस्टेंस। आई रियली होप बेटा आप सारी बात को समझ गए होंगे। इस तरह से इतने में हमारा सारा काम चल जाएगा। हालांकि बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि सर मैं इसको याद कैसे करूं। देखो यार, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखनी है, जो आपके मल्टीप्लायर है वो तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर ये 4, भाई अगर येलो के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 4 है तो मल्टीप्लायर 10⁴ है। ब्लू के लिए बेटा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 6 है तो मल्टीप्लायर 10⁶ है। तो ये तो अपने आप याद हो ही जाएंगे। टॉलरेंस में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बेटा ठीक है 3 ही तो है, याद हो जाएंगी। गोल्ड के लिए सबसे अच्छी है 5%, सिल्वर के लिए 10%, और कोई कलर ना हो तो 20%। इसको कैसे याद करें, इसके लिए छोटी सी बात बता रहा हूँ। हालांकि बेटा इस तरह से याद अगर आपको हो गया हो तो और अच्छी बात है। इसको याद रखने के लिए बेटा आप ऐसे याद रख सकते हो कि बी रॉय, BROY has great beautiful very good वाइफ। सुनना बेटा, हालांकि कुछ और ही बना सकते हो, BROY, ये तो सही हो गया। ये हैज तो चलो ठीक है बेटा। ग्रीन बेटा किसके लिए, ग्रेट के लिए। ब्लू बेटा ये ब्यूटीफुल, वायलेट का बेटा वेरी, इस ग्रे का बेटा वापस से गुड, और बेटा वाइट का हो जाएगा वाइफ। तो बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्यूटीफुल वेरी गुड वाइफ। इससे आप हल्का फुल्का एक आइडिया लगा सकते हो। हालांकि ऑब्वियस बात है कि जो शुरुआत वाले बी और बी हैं उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक पहले और ब्राउन बाद में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऑफकोर्स याद करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको हल्का फुल्का एक आइडिया दे देगा। आप इसको और किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपको बड़ा मर्जी हो। बेटा मैंने तो ऐसे हल्का फुल्का इसको याद कर रखा है, बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्यूटीफुल वेरी गुड वाइफ। तो बेटा ठीक है, हैज़ तो ऐसे हटा देना। बाकी जी ये वाला जो है ये तो हो जाएगा ग्रीन का, बेटा ये बी हो जाएगा ब्लू का, वी वेरी हो जाएगा वायलेट का, गुड हो जाएगा अगले वाला बेटा किसका, ग्रे का, और वाइफ हो जाएगा वाइट का। तो आपके लिए याद करना थोड़ा सा आसान पड़ेगा, ठीक है। समझ लेंगे इस बात को, आगे चलते हैं।